हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विश्वजीत चैटर्जी। जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और मैं एक अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ। ठीक है, मैं आईआईटी जैम सेक्शन में तैयारी करवाता हूँ बच्चों को, आईआईटी जैम की। ठीक है, ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, ऑन प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अगर आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत सारे वहाँ पे ऐसे टीचर्स हैं जो इंडिया के टॉप टीचर्स हैं, वो उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप उस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे सारे कोर्सेज को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये काम तो आप कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर आप सीरियस हैं अपने आईआईटी जैम के प्रिपरेशन के प्रति, तो आपको एक काम करना है। एक काम क्या करना है कि आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं अनअकैडमी प्लस का, तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? जैसे कि आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो हर एक टीचर लेते हैं, तो वो टेस्ट आप बहुत ही आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो और एक मज़ेदार बात बता देता हूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, आप कोई भी कोर्स चूज़ करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो भी पढ़ाई होगा, वहाँ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही आसान तरह से कॉन्सेप्ट्स को बताया जाता है। तो उसका एक जो नज़ारा है, चलिए हम लोग देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बर्नौलीज़ थ्योरम है, वो हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो वो लोग हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम बार बार आप लोग से बोल रहे हैं कि अगर आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जा कर के, और डाउनलोड करने के बाद आप देखिए, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप सीरियस हैं तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और हम एक बात बता दे रहे हैं, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सारा बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बर्नौलीज़ थ्योरम। चलिए देखते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, बर्नौलीज़ थ्योरम तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो चलिए हम लोग बहुत ही डिटेल्ड वे में बात करेंगे कि हमारा बर्नौलीज़ थ्योरम है क्या। अगर हम बर्नौलीज़ थ्योरम के बारे में बात करते हैं तो बर्नौलीज़ थ्योरम का अगर डेफिनेशन हम देखें तो डेफिनेशन कहता क्या है? डेफिनेशन बेसिकली कहता है हमारा, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। कहने का मतलब बर्नौलीज़ थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही बता रहा है। क्या नहीं बता रहा है? क्या बिल्कुल बता रहा है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही बता रहा है। लेकिन इसका बताने का तरीका कुछ अलग है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब यहाँ पे जो बर्नौलीज़ थ्योरम अप्लाई होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है। यहाँ पे एक सेंटेंस हमको यूज करना चाहिए, एक वर्ड यूज करेंगे हम, जिसका नाम है फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इन कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, ये कंडीशंस भी यहां पे इसके साथ इंक्लूड होगा ही होगा। ठीक है, स्ट्रीमलाइन के साथ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे क्या क्या कांस्टेंट रहता है? हमारा प्रेशर एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि ये तीनों का जो सम होगा ना, वो कांस्टेंट होगा। अब बोलेगा डेफिनेशन से नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं कि बर्नौलीज़ थ्योरम है क्या। पहले तो हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन को समझेंगे। बहुत मजा आएगा बच्चों, देखते रहिएगा, क्योंकि कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये फिगर बहुत बुक में भी दिखता होगा, या फिर कुछ दूसरे तरह का फिगर दिखता होगा, लेकिन इस फिगर को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे। कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए देखिए, ये पार्ट आपको तो दिख रहा होगा, ये एक एंड है किसी पाइप का, पाइप का दो एंड है। एक थिक एंड है जो कि मोटा वाला पार्ट है, एक थिन एंड, एक पतला वाला पार्ट है। अब इसको एक सिचुएशन में हम बदल देते हैं। सिचुएशन क्या है कि सबके घर में तो मोटर होता है ना, मोटर तो सबके घर में होता है। तो मान लीजिए ये एंड जो आप देख रहे हैं, ये एंड मोटर से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये एंड जो है, इस एंड से हमारा पानी का टंकी भर रहा है। ये आपकी छत के ऊपर में जो टंकी रखा हुआ है, वहां पे ये पाइप गया है। ठीक है, और घर के अंदर जहां पे मोटर है, वहां पे मोटा वाला पाइप लगा हुआ है।
तो एक बात तो आप देखे ही होंगे घर में कि घर में जो पाइप आपका मोटर में लगा रहता है वो मोटा रहता है, और जो ऊपर छत में जाता है जहाँ पे आपका टैंक भर रहा है, रिजर्वियर भर रहा है, पानी का रिजर्वियर जो है वो भर रहा है, वो पतला होता है। ये बात तो आप जानते ही हैं। अब क्या है, आप देखे हैं, उसी सिचुएशन में इसको कंसिडर कर लीजिए। और एक बात क्या कंसिडर करना है, जब वहाँ से मोटर से पानी चल रहा है, वहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो पानी का जो फ्लो होगा ना वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। कैसा फ्लो होगा? स्ट्रीमलाइन होगा। बस ये बात का ध्यान रखना है कि वहां पे पानी का हर एक लेयर एक समान फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा? एक समान, मतलब कि कॉन्स्टेंटली यहां से फ्लो करते हुए यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, हर एक लेयर एक समान फ्लो करेगा। उसी फ्लो को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। पानी का तो लेयर होता है, हर एक लेयर अगर सेम वेलोसिटी से फ्लो करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया। अब एक और कंडीशन, अब कंडीशन क्या है? पानी को ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, पानी को ऊपर चढ़ाने से पहले चलिए कुछ बात कर लेते हैं। ये इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। जैसे कि अगर इस एंड के बारे में बात करें, इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसका भी कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं। ये नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी। क्लियर? नाम ए बी दे दिए, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब चलिए आगे एक और काम करते हैं। काम क्या करना है? इस जगह का जो एरिया है, इस पॉइंट का जो एरिया है, उसका नाम है A1। नाम दे देते हैं A1, इसका नाम दे देते हैं A2। इस जगह से जो पानी एंटर कर रहा है उसका वेलोसिटी है V1, स्मॉल v1 लिख देते हैं, और यहां पे वेलोसिटी है V2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ और बात करते हैं। अगर यहाँ पे हम प्रेशर के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा P1 और इस जगह पे प्रेशर हो जाएगा P2। अब उम्मीद करते हैं सबको क्लियर होगा ये पार्ट। और यहाँ पे हाइट तो आप लोग देख ही रहे हैं दोनों केस में। यहाँ पे हाइट h1 है और यहाँ पे हाइट h2 है। मतलब कि जिस जगह से पानी एंटर कर रहा है वहाँ का हाइट h1 है, और जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है वहाँ का हाइट क्या है? h2। ये तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा है ना। अब आगे बात करेंगे, ये P1 ज़्यादा है कि P2, V1 ज़्यादा है कि V2, A1 ज़्यादा है कि A2। अब A1 A2 में तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ही नहीं। दिख रहा है यहाँ पे कि A1 जो है, एरिया A1 जो है A2 से ज़्यादा है। ये तो क्लियर है, ये तो हमको दिख रहा है। तो A1 इज़ ग्रेटर देन A2, ये एक कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ करें, आप लोग पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया जो होता है, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब ये बात को भी हम समझा देते हैं। मान लीजिए कि आप पानी का कोई पाइप को पकड़े हुए हैं, ठीक है ना, और उससे पानी का कुछ ना कुछ फ्लो आ रहा है बाहर। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, जो पाइप है, पाइप का मुंह को बंद कर दीजिए। जो उसका ये पार्ट होता है ना, इस पार्ट को थोड़ा सा बंद कर दीजिए। एक बात बताइए, जैसे ही आप पाइप का एक एंड को बंद कर देते हैं तो उसका स्पीड, पानी का वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है कि नहीं? अगर आप पाइप को दबाते हैं तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब आप क्या समझे? एरिया को जैसे ही कम किए वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, एरिया को कम किए तो वेलोसिटी इंक्रीज कर गया। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक ना, आपको क्या करना है? एरिया को कम करना है, वेलोसिटी को इंक्रीज कर देना है, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां से एक बात तो पता चल गया कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा। अब एक बात तो यहां पे हमको दिख रहा है, एरिया A1 का ज्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? V1 का वेलोसिटी कम हो जाएगा और V2 का वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा और यहाँ पे वेलोसिटी कम होगा। अब बहुत कोई का एक कन्फ्यूज़न रहता है कि पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर में निकल रहा है। अरे भैया, पानी जब निकल रहा है तो प्रेशर ज़्यादा कैसे होगा? प्रेशर तो रिलीज हो गया ना, प्रेशर रिलीज हो गया तो ज़्यादा कैसे होगा? ये बात को समझ लेना है। ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। यहाँ से अगर पानी बाहर निकल रहा है तो ये तो प्रेशर रिलीज हो गया, यहाँ वेलोसिटी के साथ पानी निकल रहा है, ना कि प्रेशर के साथ पानी निकल रहा है। प्रेशर क्या होता है? गैस में जब प्रेशर रिलीज होता है तो धुआं बाहर ना निकलता है जी, ये बात तो समझते होंगे। जब धुआं आपका क्या होता है, धुआं नहीं, भाप जिसको कहते हैं, वाटर वेपर, वाटर वेपर जब आपका बाहर निकल रहा है तो उसका प्रेशर रिलीज हो रहा है। जब तक वो अंदर स्टोर था प्रेशर क्रिएट हुआ,
तो जब तक अंदर स्टोर रहता है तब तक प्रेशर रहता है, जब अंदर स्टोर नहीं है तो प्रेशर नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रेशर का बात नहीं होगा, यहाँ वेलोसिटी का बात होगा। हाँ, कुछ ना कुछ प्रेशर तो रहेगा। अब कौन से एंड में प्रेशर ज़्यादा है, कौन से एंड में कम है, उसके विषय में भी अब हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये P1 है, ये P2 है। नीचे से पानी को ऊपर चढ़ाना है तो एक कॉमन सा सेंस लगाइए, पानी को अगर नीचे से ऊपर चढ़ाएंगे, नीचे अगर प्रेशर कम होगा तो पानी ऊपर चढ़ेगा क्या? प्रेशर का मतलब क्या? पानी को ठेलो, पानी को ठेलोगे तो पानी तब ना ऊपर चढ़ेगा जी। अब पानी को यहाँ से ठेलने के लिए आपको यहाँ पे प्रेशर लगाना होगा, और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तभी पानी ऊपर चढ़ जाएगा ना, ये आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब कि P1 को ज़्यादा होना होगा P2 से, तभी ये ऊपर पानी चढ़ेगा, अदरवाइज पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। ऊपर चढ़ने के लिए प्रेशर का यहाँ पे इस एंड पे होना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना? ये बात आपको क्लियर होगा। अब चलिए हम लोग कुछ डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। अच्छा, चलिए हम लिख भी लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, P1 इज ग्रेटर देन P2। एक और बात, P1 इज ग्रेटर देन P2 भी लिख लिए। अब एक और बात, क्या यहाँ पे H2 इज ग्रेटर देन H1 नहीं है क्या? तो कहने का मतलब यहाँ पे हाइट के बारे में बात कर लिए, प्रेशर के बारे में बात कर लिए, एरिया के बारे में बात कर लिए, वेलोसिटी के बारे में, चार हमारा था फिजिकल क्वांटिटी, चारों के बारे में हम लोग बात कर लिए। यहाँ पे चारों कंडीशंस के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वहाँ पे मास के बारे में बात करेंगे, मास और वॉल्यूम दोनों। अब देखिए, हम यहाँ पे वाटर कंसिडर किए हैं, तो वाटर का डेंसिटी होता है 1, ये तो जानते हैं आप लोग, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मास जितना एंटर करेगा यहाँ से, उतना ही मास तो यहाँ से बाहर निकलेगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। जितना मास यहाँ एंटर किया, जितना मास पानी, उतना ही मास यहाँ से बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे कम वेलोसिटी के साथ एंटर किया, यहाँ ज़्यादा वेलोसिटी के साथ निकलेगा। इसका मतलब मास जितना अंदर जा रहा है उतना ही मास बाहर जा रहा है, जितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है उतना ही वॉल्यूम बाहर जाएगा। कहने का मतलब जितना डेंसिटी अंदर जा रहा है उतना ही डेंसिटी बाहर जाएगा, सीधा सीधी बात है। तो मास जितना अंदर जाएगा उतना ही मास बाहर आया, जितना वॉल्यूम ज़्यादा अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा। मतलब कि दोनों एंड पे जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, दोनों एंड पे जो मास होगा वो सेम होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात क्लियर होगा कि मास और वॉल्यूम किस तरह से सेम है, क्योंकि जितना अंदर जाएगा उतना ही तो बाहर निकलना होगा ना, नहीं तो पाइप तो फट जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से ज़्यादा मास गया, ठीक ना, यहाँ से मास ज़्यादा गया और यहाँ से मास कम निकल रहा है, तो समय के साथ लगातार अंदर तो मास बढ़ रहा है। अगर समय के साथ लगातार अंदर मास बढ़ते रहे तो पाइप फट नहीं जाएगा जी। मतलब अंदर कुछ ना कुछ स्टोर हो रहा है कंटिन्यूसली। अंदर अगर कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ स्टोर होगा तो पाइप तो फट जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ऐसा होता नहीं है। ब्लास्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि जितना मास अंदर जाता है उतना ही मास बाहर जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा। चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं डेरिवेशन वाले पार्ट पे। अगर हम प्रेशर के बारे में बात किए हैं तो प्रेशर एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पॉइंट ए पे प्रेशर एनर्जी है कितना और इस पॉइंट बी पे प्रेशर एनर्जी है कितना। चलिए देख लेते हैं। अगर हम प्रेशर एनर्जी के बारे में बात करें तो चलिए हम लिख लेते हैं कि प्रेशर एनर्जी, ठीक है, एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे बात करेंगे, ए, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे P1 A1 V1 डेल्टा टी। अब आपको कुछ भी हवा नहीं लगा कि क्या हम लिख दिए। अभी बताते हैं इसको हम कैसे लिखें, तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे पानी जो एंटर किया है विद वेलोसिटी V1 एंटर किया होगा पॉइंट ए पे, और वेलोसिटी V1 के साथ एंटर किया होगा एट टाइम t, वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। मान लेते हैं एट टाइम डेल्टा t, हम टाइम क्या ले लिए यहाँ पे, टाइम, वेयर लिख दीजिए आप, वेयर डेल्टा t इज टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम। कुछ टाइम में, स्मॉल टाइम में हमारा कुछ ना कुछ इतना लेंथ ही ट्रैवल किया गया होगा पानी के द्वारा, वेलोसिटी अगर V1 है तो। ये बात तो क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रेशर एनर्जी है तो एनर्जी का मतलब वर्क डन कह सकते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू हम लोग पढ़े हुए हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद करते हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को हम मिटा देंगे। लिखना चाहते हैं तो कहीं बॉक्स मैटर बना करके, बॉक्स बना करके लिख लीजिए, वो आपको बहुत काम में आएगा बाद में। लेकिन इस पार्ट को हम मिटा देंगे, हम पहले ही बोल दे रहे हैं, इसीलिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर साथ ही साथ कर रहे हैं तो। अगर हम फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स इक्वल टू होता है
प्रेशर इनटू एरिया, क्या नहीं लिख सकते हैं? और आप तो ये जानते हैं ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, तो ये एरिया इधर मल्टीप्लाई होकर के फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया नहीं हो जाएगा, इसीलिए फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया लिखे हैं। क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो लग नहीं रहा है, यहाँ पे तो प्रेशर लग रहा है ना, और किसी पार्टिकुलर एरिया में है, और ये एरिया भी आपको दिख रहा होगा, ये एरिया A1 पे लग रहा है प्रेशर क्या P1, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है वो तो पता चल जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू P1 इंटू A1, यही बात है, ये फोर्स हो गया। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं होता है? हम लोग पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट s के बारे में बात करें, ठीक है, चलो स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी इनटू डेल्टा t, यहाँ पे हमारा डेल्टा t था टाइम, तो टाइम लिख देंगे। अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या ये फोर्स को और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट को नहीं बता रहा है? क्या ये पूरा हमारा प्रेशर एनर्जी नहीं हो गया? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हो गया ना, समझ में आ गया ना कि हमारा किस तरह से ये प्रेशर एनर्जी हो गया। चलिए, अब हम बोले थे जैसे कि ये पार्ट हम मिटा देंगे, तो हम बिल्कुल इसको मिटा देंगे, और मिटा देंगे, आप बैक करके लिख लीजिएगा, आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि प्रेशर एनर्जी को हम किस तरह से वर्क डन के टर्म्स में लिखे हैं, ठीक ना। ये एनर्जी है, ये जो एनर्जी है प्रेशर के कारण एनर्जी है। अब ए पे निकाल लिए तो हमको बी पे भी निकालना होगा। किस पे निकालेंगे हम लोग? प्रेशर एनर्जी। चलो ऐसे लिखते हैं जी, कितना लिखेंगे आप लोग, लेकिन पूरा लिखिएगा, ठीक है ना। A2V2 डेल्टा टी, सेम उसी तरह से ये हमारा फोर्स, ये पार्ट हमारा फोर्स, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। ये पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। प्रेशर एनर्जी हो गया। अब चलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी एट ए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी ए का बात करेंगे तो हाफ m v1 स्क्वायर। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी एट बी का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ m v2 स्क्वायर। उससे पहले हमको यहाँ पे एक चीज़ और लिखना चाहिए था, जो कि हम भूल गए, और हम जरूर लिखेंगे, चेंज इन प्रेशर एनर्जी। चेंज इन प्रेशर एनर्जी। तो क्या करेंगे, ये हमारा एनर्जी ज़्यादा था, ये एनर्जी कम था, तो चेंज इन प्रेशर एनर्जी हम लिख देंगे P1A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2A2 V2 डेल्टा टी। ये हमारा आ गया, ठीक है ना। ये हमारा प्रेशर एनर्जी हो गया। इसको हम जैसे तैसे लिख दिए, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था वैसे हम लोग लिख दिए। ये हमारा चेंज इन प्रेशर एनर्जी। अब क्या है? चेंज इन, वही हमारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, चलिए फिगर देखते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी v2 ज़्यादा था ना, यहाँ पे देखिए v2 इज ग्रेटर देन v1, तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। क्यों? दोनों का मास सेम, मास सेम, वेलोसिटी ज़्यादा, मास दोनों का सेम है, देख लीजिए दोनों का मास सेम, यहाँ मास एम, यहाँ भी मास एम, वेलोसिटी v2 ज़्यादा है, v1 कम है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम, इसीलिए ज़्यादा से कम को माइनस कर दिए, ये हमारा ज़्यादा, ये हमारा कम। क्लियर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, चेंज इन प्रेशर एनर्जी भी देखिए यहाँ पे आ गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी एट ए। चलिए फिगर देखेंगे। ए के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए हाइट h है, मास m है, g तो कॉमन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g तो कॉमन, सेम यहाँ भी h2 mgh, सबको जानते हैं mgh। यहाँ पे a पे बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? mgh1 पोटेंशियल एनर्जी एट b क्या हो जाएगा? mgh2। ये बात तो क्लियर है। अब अगर हम बात करें चेंज, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा हमारा mgh2 माइनस mgh1। क्लियर है ना? ये बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। mgh2 माइनस mgh1 क्या है, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि ये ज़्यादा है, mgh2 ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए यहाँ h2 ज़्यादा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कम है। अब चलिए, अब एक बात हम लिखेंगे, और उसको पहले आप देख लेते हैं, फिर हम उसको समझेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखे अकॉर्डिंग टू, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना एनर्जी आप लगाए थे, जैसे कि चेंज इन प्रेशर एनर्जी, चेंज इन प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम के बराबर हो जाएगा जी। अब ये कैसे कैसे लिख दिए, अब ये बात नहीं समझ में आया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली ये कहता है कि जितना एनर्जी आप लगाइएगा उतना ही एनर्जी बाद में रहेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं। टोटल एनर्जी बेसिकली कांस्टेंट होना चाहिए, यही हमारा बताता है काइनेटिक एनर्जी, यही ना। अब चलिए देखिए, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा था, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कम, तो प्रेशर एनर्जी जो हमारा बदला वही प्रेशर एनर्जी के कारण, ये प्रेशर एनर्जी जो हम यहाँ पे दिए थे उसी के कारण ना हमारा हाइट बढ़ा पानी का। पानी हाइट पे चढ़ा किसकी वजह से, ये जो प्रेशर एनर्जी हम यहाँ पे दिए थे उसी की वजह से ना पानी ऊपर चढ़ गया, और उसी की वजह से ना यहाँ वेलोसिटी भी बढ़ गया। मतलब कि प्रेशर एनर्जी ही कारण है काइनेटिक एनर्जी का भी और पोटेंशियल एनर्जी का भी। तो प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख सकते हैं। चेंज इन प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात तो क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये बात है, तो अब इसको हम लिखते हैं। अगर हम प्रेशर एनर्जी के बारे में बात करें तो प्रेशर एनर्जी हमारा क्या था, चलिए यहाँ पे वो हम लिख लेते हैं, P1 A1 V1 डेल्टा टी, ठीक है, माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी, ये हमारा प्रेशर एनर्जी। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे, उसका चेंज m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है और अलग अलग लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर। उसी तरह से mgh2 माइनस mgh1। उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट भी क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात, अब क्या है, इस पार्ट को देखिए और इस पार्ट को देखिए, इसको हम लोग वॉल्यूम लिखेंगे, आज दोनों वॉल्यूम सेम होगा, ये मज़ेदार बात है। चलिए देख लेते हैं। अब अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ होता है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह का, ये फिर हम मिटा देंगे, हम बता दे रहे हैं, समझा रहे हैं, इस बात को समझिएगा। अगर इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया A है और इसका लेंथ अगर L है, तो क्या ये हमारा A इंटू L नहीं होगा, वॉल्यूम इक्वल टू। ये बात नहीं समझ में आया, चलिए ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है ना। यहाँ पे अगर H की जगह L है तो पाई आर स्क्वायर एल होगा, ये बात आप जानते हैं। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सर्कुलर है ना, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही ना होता है। तो देखिए इसको एरिया A लिखें और ये L लिखें, तो वॉल्यूम A इंटू एल नहीं होता है क्या, होता है ना। ये बात उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया कि वॉल्यूम क्या होता है, A इंटू एल। अब चलिए, ये अगर हमारा ये पार्ट है A1 है, V1 इंटू डेल्टा टी भी हमारा L नहीं हो जाएगा क्या, क्या ये भी हमारा वॉल्यूम नहीं हो गया, V1 इंटू डेल्टा टी। अब चलिए इसको थोड़ा विस्तार में अच्छे से फिगर के साथ समझते हैं, ठीक है ना। फिगर के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें डेल्टा टी का लेंथ यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ये V1 डेल्टा टी ये लेंथ है, ठीक है, और ये एरिया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अगर हम बात करेंगे तो ये भी तो एक सिलेंडर ही है, नहीं क्या, ये पार्ट भी तो हमारा सिलेंडर ही ना है जी, यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर ही है। तो इस सिलेंडर का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। जितना वॉल्यूम पानी इतना दूर में अंदर गया होगा इन टाइम डेल्टा टी, उतना ही वॉल्यूम यहाँ से बाहर भी गया होगा, ठीक ना। जितना वॉल्यूम अंदर गया होगा उतना ही वॉल्यूम बाहर भी गया होगा, क्योंकि इट इज़ अ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। इनकम्प्रेसिबल है तो दबेगा नहीं, दबेगा नहीं तो पूरा बाहर, दबेगा नहीं तो पूरा बाहर। इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, जो दबता नहीं है, दबेगा नहीं तो जितना वॉल्यूम अंदर उतना वॉल्यूम बाहर। मतलब कि एरिया A1 V1 डेल्टा टी और यहाँ पे A2 V2 डेल्टा टी दोनों इक्वल है और दोनों क्या है, हमारा वॉल्यूम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस करके लिखेंगे, सिंस A1 V1 डेल्टा टी विच इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी नथिंग बट इक्वल टू वॉल्यूम। अगर ये पार्ट समझ में नहीं आया, रिवाइंड करके दोबारा वो सिलेंडर वाला केस को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये एरिया है और ये हमारा लेंथ है। एरिया इंटू लेंथ या फिर एरिया इंटू हाइट हमारा क्या होता है,
वॉल्यूम ही तो होता है। वही तो अभी हम दिखाए, सिलेंडर का केस लेकर के फिर वहाँ पे सिलेंडर ही लेके बताए। ठीक है, तो ये दोनों हमारा वॉल्यूम हो गया। अब आगे लिखेंगे, इस पार्ट को V लिख सकते हैं, तो P1 इंटू वी माइनस P2 इंटू वी इज इक्वल टू हाफ m को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये पार्ट तो समझ में आ रहा है, प्लस mg को भी बाहर निकाल लीजिए, H2 माइनस H1। क्लियर है। अब क्या करते हैं, P1 माइनस P2 को ऐसे लिखते हैं और यहाँ जो V था वो V को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो हाफ m बाई V। ठीक है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस m बाई V, दोनों से तो डिवाइड होगा ना, दोनों से डिवाइड होगा m बाई V इंटू जी H2 माइनस H1। उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब m बाई V को क्या लिखते हैं, डेंसिटी नहीं, इसको भी डेंसिटी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो चलिए यहीं पे हम एडजस्ट कर देते हैं, P1 माइनस P2, फिर नेक्स्ट पेज में आगे लिखेंगे इज इक्वल टू हाफ रो, मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा, V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1। ठीक है ना। अब ये माइनस वाला पार्ट को इधर भेजेंगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, इसको इधर भेजेंगे और इसको भी इधर भेजेंगे, और ये जो माइनस है इसको इधर भेज देते हैं, मतलब कि 1 वाला को एक तरफ कर लेते हैं और 2 वाला को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो अगर वैसा करना है तो हो जाएगा हमारा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 विच इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू सॉरी P2 इक्वल टू नहीं होगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब एक बात बताइए, ये प्रेशर एनर्जी को बता रहा है, ठीक है, ये काइनेटिक को बता रहा है और ये पोटेंशियल को बता रहा है। तीनों का सम क्या हमारा इक्वल ही नहीं आ गया है? तीनों का सम तो इक्वल आ गया ना, जितना प्रेशर एनर्जी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों तो हमारा इक्वल आ गया ना। क्या यही हमारा बर्नौलीज थ्योरम नहीं कहता था क्या? क्या यही हमारा डेफिनेशन नहीं था क्या? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या यही हमारा डेफिनेशन था या नहीं। तो इसको हम एक मजेदार तरीके से लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख करके कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा होगा। इसको चलिए हम लोग घेर देते हैं जी, दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, और इसी को कहते हैं हम लोग बर्नौलीज। देखो जी, हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्पेलिंग में, तो उसके लिए हम सॉरी बोल देते हैं, ठीक ना। आप लोग बाकी तेज हैं, बर्नौलीज थ्योरम तो आप लोग किताब तो एक बार पढ़िएगा ही, ठीक ना। बिना किताब नहीं, हम बता दे रहे हैं, हम पढ़ा देंगे सब कुछ, लेकिन किताब आप लोगों को पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है किताब, बिना किताब का कुछ नहीं होता है। ये हमारा बर्नौलीज थ्योरम, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि बर्नौलीज थ्योरम है क्या हमारा, ये क्लियर है। अब हम लोग एक मज़ेदार बात करेंगे जो कि है एप्लीकेशन। देखिए, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट आ गया ना। अब चलिए, अब एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। एक एप्लीकेशन बात करेंगे, फिर दूसरा देखेंगे बात करना है कि नहीं। पहला, आप लोग तूफान में झोपड़ी को उड़ते देखे हैं? हम लोग एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन हम लोग बात करेंगे। तूफान में उम्मीद करते हैं आप लोग झोपड़ी उड़ते देखे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक झोपड़ी बना लेते हैं पहले। ये हमारा इस तरह का एक झोपड़ी होगा जी। चलिए यहाँ पे हम इस तरह का एक झोपड़ी बना लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये हमारा झोपड़ी हो गया जी, और ये हमारा ज़मीन के ऊपर में झोपड़ी को ठीक से बनाना है। झोपड़ी ज़रूरी है जी, ठीक ना। लोगों का घर का छत, ये हमारा जो पिंक वाला पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा छत है, पिंक वाला पार्ट छत है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो एक बात बताइए, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ऐसे बना दें, ये अगर हमारा गेट है, ठीक ना, ये हमारा गेट है। चलिए, घर है तो दरवाज़ा भी होना चाहिए जी, नहीं तो चोर उर आ जाता है कभी कभी, ठीक ना। इसीलिए दरवाज़ा भी लगा के रखिए, और दरवाज़ा में ताला भी। वो ताला सिर्फ भरोसा होता है, घर को नहीं बचाता है, इसीलिए भरोसा पे दुनिया कायम है जी। तो चलिए हम लोग इसका एप्लीकेशन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें
तो एक बात को ध्यान से देखना है, अगर हवा नहीं चल रहा है, चलिए एप्लीकेशन पार्ट को हम मिटा देते हैं, इसको, ये एप्लीकेशन ही है लेकिन हम इसको अभी फिलहाल नहीं लिखेंगे। अगर हवा नहीं चल रहा है तो घर के ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और घर के अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है, दोनों सेम होगा। इसको अगर हम P1 कहते हैं, इसको अगर हम P2 कहते हैं, P1 और P2 दोनों सेम होगा, दोनों तरफ से दबाव सेम है। कहने का मतलब यहां से जो फोर्स लग रहा है यहां से भी उतना ही फोर्स लग रहा है। अभी एक ऐसा मजेदार बात बताएंगे ना, आपका दिमाग घूम जाएगा कि ऐसे छत उड़ता है तूफान में। अब देखिए, अब क्या होगा, प्रेशर सेम है। अब क्या होगा कि हवा चलना चालू हुआ, हवा चलना चालू हुआ, हवा चलना चालू हुआ। अब हवा जब चलना चालू हुआ तो एक बात बताइए, हवा तो यहाँ से चल दिया, यहाँ पे अब हवा है क्या? यहाँ तो हवा नहीं है, तो चल दिया, हवा तो चल दिया। अगर यहाँ से हवा चल दिया तो यहाँ पे क्या एयर रहेगा, यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम नहीं हो जाएगा? इस केस में क्या यहाँ पे प्रेशर कम नहीं हो गया? अब ये प्रेशर ज़्यादा नहीं हो गया, अब ये इस पे फोर्स लगाएगा, छत पे लगाएगा ना। अब इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये अब इधर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। कहने का मतलब यहाँ का प्रेशर तो अब क्या हो गया, कम हो गया P2 से, ठीक ना। अब P1 इज लेस देन P2 हो गया, ये बात तो आप देख रहे हैं। P2 अब हमारा ज़्यादा हो गया, ये ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा जी। अगर ये ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा तो एक बात ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, यहाँ पे ध्यान से एक बात समझने का है, ठीक है। इसको हम एक बार एक काम करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे हम लोग ये पार्ट, हाँ सॉरी, हाँ देखिए ये पार्ट, हाँ ये जो हमारा छत है, ये जो हमारा छत है, ये जो देख रहे हैं, इस पे प्रेशर लगाएगा तो क्या ये ऊपर की ओर नहीं उठ जाएगा? उठेगा कि नहीं? ऊपर की ओर उठेगा। ये छत ऊपर उड़ा, ठीक ना। छत को उड़ाया कौन? छत को उड़ाया आपका अंदर का प्रेशर, ना कि बाहर का हवा। बाहर हवा चला गया, बाहर जब हवा चला गया तो ये प्रेशर किधर लगा? ऊपर की ओर लगा। जब प्रेशर ऊपर की ओर लगा तो क्या प्रेशर लगा? छत को ही उखाड़ दिया। छत को उखाड़ा, हवा तो चल ही रहा था, छत को ले उके चल देगा। अब देखिए इस छत को हम साथ ही साथ भेज देते हैं। मान लीजिए कि ये छत है, ठीक है, चलो उड़ के चला गया। ये भी छत, चलो उड़ के चला गया। अब छत तो उड़ के चला गया, देखो जी बेचारा आदमी लोग तूफान में मुसीबत में आ गया। अब इस तरह से लोग तूफान में मुसीबत में आते हैं, छत को उड़ा के लेके नहीं जाता है, इस तरह से छत उड़ जाता है जी, ठीक ना। छत उड़ने का प्रोसेस समझ में आया सबको? उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना, कि छत किस तरह से उड़ता है, ठीक है ना। जैसे ही ऊपर गया तो ये तो हवा चल ही रहा था, हवा के साथ छत भी चला गया, ठीक ना। तो छत हमारा खाली हो गया, ऊपर से हमारा खाली हो गया। तो अंदर का प्रेशर ही ऊपर क्या करता है, हमारा छत को उड़ा देता है, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है। और एक एप्लीकेशन है हमारा एरोप्लेन का। एरोप्लेन भी हमारा कुछ ना कुछ उसी तरह से बर्नौलिस प्रिंसिपल पे ही उड़ता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर, चेंज इन प्रेशर हुआ P2 माइनस P1। प्रेशर एनर्जी के कारण छत पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ गया। प्रेशर एनर्जी के कारण छत उड़ा, अब ऊपर की ओर उड़ा मतलब काइनेटिक एनर्जी आया। हवा के कारण फिर उसमें ऊपर गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी आया। अब हवा के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्रेशर एनर्जी की वजह से आया है। ये बात तो समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर है ना। ये ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा था, ये भी फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा था, ठीक ना, जिसके कारण ये हमारा उड़ के छत चला गया। अब जब छत उड़ के चला गया तो लोग मुसीबत में पड़ गए। अब तो ये था कि हमारा एक घाटा था, मतलब कि बर्नौलिस थ्योरम का डिमेरिट है, मतलब कि हवा के कारण हमारा छत उड़ जाता है। अब इसका फ़ायदा भी तो देखना है। जो आपका रूम स्प्रे होता है, आप बॉडी स्प्रे लगाते हैं, ठीक ना, वो जिसको एटमाइजर भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो वो क्या होता है, वो भी बर्नौलिस प्रिंसिपल पे ही है। जैसे ही आप प्रेशर को कम करते हैं, उसका मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, ठीक है। और हमारा जो प्लेन है इसी प्रिंसिपल पे उड़ता है, ठीक है। तो प्लेन वाला भी हम किसी एक वीडियो में आपको बता ही देंगे ना, इसी में बता देते हैं। चलिए, क्या इतना देर हो गया, इतना सारा बात बताए तो ये भी बता ही देते हैं। अगर हम प्लेन के बारे में बात करें तो प्लेन का ये हमारा विंग होता है, ठीक है। अगर हमारा इस तरह से प्लेन है, मान लीजिए, ठीक है, अगर ये हमारा इस तरह से प्लेन है, ये बात अगर आप जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ये विंग होता है। ये विंग आप समझते हैं, ये हमारा विंग है। अब ये विंग क्या होता है, जब ये ज़मीन पे चलता है, ठीक ना,
तो ये विंग के अंदर में हवा भरता जाता है, हवा भरता जाता है, ठीक ना। मतलब कि प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर इंक्रीज करता जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर इंक्रीज करेगा और इसको अगर आप नीचे दबाइएगा, ठीक ना, तो ये पूरा एरोप्लेन लिफ्ट नहीं कर जाएगा। इसीलिए इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। यहाँ पे लगातार आपका प्रेशर एनर्जी बढ़ता गया और एयर में इतना ज़्यादा वहाँ प्रेशर बढ़ गया कि उसके ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ सकता है। तो अब क्या होगा, वो देखते होंगे कि जो पायलट सब होता है उसको ऐसे करके खींचता है, गियर रहता है उसको ऐसे करके खींचता है, और ऐसे करके गियर को खींचने से ही आपका जो वो विंग्स होता है वो ऐसे दब जाता है। ये विंग्स क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से दब जाता है, इधर की ओर झुकता है, और वो उसको झुकाने का कोशिश करता है, वो झुकता नहीं है। जैसे उसको झुकाने का कोशिश किया जाता है पूरा एरोप्लेन ही लिफ्ट कर जाता है ऊपर, ठीक ना। जैसे उसको झुकाने का कोशिश किया जाएगा, अंदर तो प्रेशर, नीचे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण ये क्या होता है, पूरा एरोप्लेन ही यहाँ से लिफ्ट कर जाता है और ये लिफ्ट करके ऊपर की ओर उड़ जाता है। ये प्रोसेस एरोप्लेन हमारा उड़ता है, ठीक ना। तो एक बात याद रखिएगा, हवा चलने से प्रेशर घटता है, बढ़ता नहीं है। क्योंकि जब हवा चलेगा तो हवा तो वहाँ से चला गया, ऑक्सीजन आप ले रहे थे, यहाँ प्रेजेंट है तब ना हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर ऑक्सीजन यहाँ से चला जाएगा तो हम ऑक्सीजन लेंगे कहाँ से, मतलब कि हवा चला गया है, चला गया मतलब प्रेशर कम हो गया। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। चलिए आज के लिए हम इसको यहाँ पे थैंक यू रखते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सब कोई सीख सके, क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल, क्योंकि जो एजुकेशन है वो सबके लिए, सब कोई को सीखना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। तो मज़ा जो है ना सब में बांटना भी चाहिए, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो में बहुत ही मज़ा आया होगा, ठीक है। और एक बात, अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए। आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, IIT जैम में हम वहाँ पे प्लस एजुकेटर हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि आपको अच्छे से अपने प्रिपरेशन में प्रिपरेशन करने में मदद मिल सके, ठीक ना। तो और एक बात बताए थे, वहाँ पे हम अपना कोड भी बताए थे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कोड याद होगा, और इस कोड को यूज़ करके, ये जो कोड है, इस कोड को यूज़ करके आप 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं जी, ठीक ना। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। तो अगर आपको सीरियस हैं आप अपने एग्ज़ाम के प्रति, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अभी देखिए लॉकडाउन का समय है, तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स, आप पता कर सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप आइए पढ़िए। उम्मीद करते हैं आपको आज का पढ़ाई ज़बरदस्त लगा भी होगा, ठीक है। तो आप ये कोड को यूज़ करके आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और पूरा एंजॉय कीजिए एजुकेशन का, ठीक ना। कि पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं ना है, नॉर्मल पढ़ाई नहीं है, वहाँ पे एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई होता है, ताकि वहाँ पे पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। और जब तक पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं होता है, मज़ा नहीं आता जी, आप सीख नहीं पाइएगा। क्योंकि देखिए, जब आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई खेल खेलते हैं तो आपको खेलने में बहुत मज़ा आता है, मज़ा आता है ना, लेकिन पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि किताब खोलो, कौन पढ़ेगा, ये करेगा, नहीं। जब उसमें मज़ा आने लगेगा तो किताब खुद ब खुद खुलने लगेगा, क्वेश्चन खुद ब खुद बनने लगेगा। मज़ा आना चाहिए, इंटरेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जी इंटरेस्ट। इसीलिए हम बोलेंगे इंटरेस्ट जगाने के लिए आप देखते रहिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ल्यूमेंस अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए जी, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए जैसे कि हम बताएं कि एकदम बिल्कुल थैंक यू रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।